हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सबों को ध्यान होगा कि हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन डिस्कस कर रहे थे, बीच में थोड़ा गैप आ गया, पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज के बारे में हमने डिस्कस किया था और मैंने दो तरह के कॉजेज बताए थे। एक अंडरलाइंग कॉजेज की वीडियो अलग बनाई थी और दूसरा इमीडिएट कॉजेज की वीडियो अलग बनाई थी। और फ्रांस में जैसा कि मैंने कहा था, एक्चुअली ये जो चेंज है, ये जो रेवोल्यूशन है, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज होता है। ठीक है, तो पहले फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की थी और किस तरह से एब्सोल्यूट मोनार्की के बाद चेंज हुआ और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में तब्दील हुई, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दरअसल था क्या। तो फ्रांस का सिचुएशन आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे तकरीबन जनसंख्या जो थी वो 28 मिलियन हो गई थी और 28 मिलियन जो थी इसमें सभी को वोटिंग राइट्स नहीं थे। वोटिंग राइट्स के लिए मैंने पहले ही बता चुके थे कि क्या क्राइटेरिया था इनके वोटिंग राइट्स का, जो सिस्टम था उसमें गड़बड़ी थी। तो आपको ध्यान होगा कि मैंने ये कहा था कि फ्रांस में राज्य क्रांति का या फ्रेंच रिवोल्यूशन का यदि एकमात्र कारण कहा जाए कि क्या था, तो हम ये देखते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ पावर इन वन हैंड, यानी कि राजा के हाथ में सारे पावर्स थे जिसकी वजह से वो एब्सोल्यूट हो चुका था, अपनी मनमानी करने लगा था, जिसे हम एब्सोल्यूट मोनार्की कहते हैं। जाहिर सी बात है कि 1789 के रिवोल्यूशन के बाद जब 1791 में नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया, तो अब ये बदल गया और अब जो मोनार्की बनी, था तो मोनार्की क्योंकि उस पोस्ट को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया था, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि इंग्लैंड में यही चीज चल रही थी और मोनार्क थे वहां पे, और उसी से प्रेरित होकर फ्रांस में भी ये किया गया कि मोनार्क के पद को खत्म नहीं किया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी रखा गया ताकि राजा जो निरंकुश हो गया था, जो अपनी मनमानी करता था, उस पर थोड़ा सा अंकुश लग सके। तो जाहिर सी बात है कि जब अब सारे पावर्स एक हाथ में थे तो परेशानी हो रही थी और इस वजह से इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स को डिवाइड कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी में। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम था, वोटिंग सिस्टम, जिसे आप देखेंगे कि जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि 28 मिलियन टोटल जनसंख्या थी, इसमें इन सारे जनसंख्या को दो भागों में बांट दिया गया, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। और एक्टिव सिटीजन्स में उन्हें रखा गया जिन्हें वोटिंग राइट्स थे, और वोटिंग राइट्स किसे थे? जो प्रॉपर्टी थी जिनके पास, जो टैक्स पेयर थे, जो टैक्स चुका सकने की क्षमता रखते थे। तो एक्टिव सिटीजन्स के अलावा पैसिव सिटीजन्स भी होते थे, जिस कैटेगरी में विमेन, चिल्ड्रन, 25 ईयर्स ऑफ एज से कम के जो लोग थे उन्हें पैसिव सिटीजन में रखा गया, यानी कि इन्हें वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो आप देखेंगे कि तकरीबन 3 मिलियन लोगों को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं थे, सिर्फ 4 मिलियन लोग ही ऐसे थे जिनको वोटिंग राइट्स प्राप्त थे। तो ये वोटिंग राइट्स एक्चुअली थे किस चीज के, क्या आपने सोचा? क्योंकि नेशनल असेंबली जो थी, जो थर्ड स्टेट थी, आपको ध्यान होगा कि उसने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दी थी, और इसके जो मेंबर्स होते थे इसका इलेक्शन होता था, और वो भी इनडायरेक्टली इलेक्शन के लिए ये क्राइटेरिया था। ठीक है, तो नेशनल असेंबली का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था 1791 में, वो ये था कि द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किस तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, इसके साथ ही साथ अदर टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये मेन के लिए है, यानी विमेन जो है वो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड हो गई हैं, उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। तो इसके खिलाफ भी आवाज उठी, और दरअसल बात ये थी कि एक्चुअली ये संविधान नहीं था। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, ये कोई संविधान नहीं था, बल्कि ये एक इंटेंशन था कि जब कभी संविधान बनेगा तो ये राइट्स उसमें इंक्लूड किए जाएंगे, इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। लेकिन क्योंकि इसमें वुमेन को कोई राइट नहीं था, तो जाहिर सी बात थी कि एक बड़ा वर्ग जो था इसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार बैठा हुआ था, क्योंकि उन्हें भी राइट्स चाहिए थे। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि स्लोगन ये स्टार्ट हुआ था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो यदि सत्ता थर्ड स्टेट के हाथ में आ गई थी और कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, नेशनल असेंबली बन गई थी, तो फिर वुमेन को क्यों एक्सक्लूड किया गया? उन्हें भी इक्वालिटी चाहिए थी, और यही वजह है कि इसके खिलाफ बाद में चल के बहुत सारे स्ट्रगल हुए, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो है, इसमें कुल 13 आर्टिकल्स हैं टोटल, जिसमें इन चीजों को बहुत महत्व दिया गया है, जो आज हमारी भी प्रेम्बल में
लिखा हुआ है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, जिसमें खासकर फ्रीडम को ऐसा माना गया कि इन सारे राइट्स को, बल्कि ये कहा गया कि ये जो है वो जन्मजात राइट है और नेचुरल राइट है और इन्हें छीना नहीं जा सकता है। तो ये था फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहां पे ये समझना निहायत जरूरी है कि राजसत्ता को पूरी तरह उखाड़ के फेंका नहीं गया है, राजसत्ता को कायम रखा गया है, उसको अपना इम्पोर्टेंस दिया गया है कि ठीक है उसके अस्तित्व को नहीं खत्म किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है जो उसकी सत्ता पे अंकुश लगाएगी, क्योंकि राजा अब निरंकुश नहीं रह सकता। उसके ऊपर उसके पावर्स को चेक करने के लिए और लिमिट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो दोनों ही चीजों का इसमें समावेश है और इसीलिए इस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।